नमस्कार। अधिवक्ता संजीव वोहरा भारत रोज बोल के नवीन संस्करण में फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस वक्त हम 2024 की दहलीज पर खड़े हैं और 2024 में होने वाली सभी परीक्षाओं में 2023 के करंट अफेयर्स का वेटेज या कहें तो महत्व उतना ही रहेगा जितना 2024 के करंट अफेयर्स का रहेगा। तो नए साल में प्रवेश करने के पहले एक बार हम पीछे मुड़ के देख लेते हैं वे कौन सी प्रमुख घटनाएं होने वाली हैं। इन सारी घटनाओं को हम एक एक करके 8 वीडियो में लेकर आने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केवल और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस की एक नई पहल का नाम है रिकैप 2023। इस पूरी की पूरी पहल में हमारा प्रयास रहेगा कि बीते एक साल में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी। जैसे कि पहला वीडियो आज की हम अगर बात करें तो वह होने वाला है महत्वपूर्ण निर्णयों पर। उसी तरह से कौन कौन से नए कानून आए, कौन कौन सी नई योजनाएं आपने देखी, कौन कौन से नए पुरस्कार, नए खेल और भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो हर दिन हम मिलेंगे। आज से यह शुरू हो रहा है ठीक 9 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले निर्णय पर। और निर्णय है जलीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। क्या विवाद था? पशुओं के प्रति अत्यधिक क्रूरता। यह याचिका लगाई गई थी कि जलीकट्टू पर, यानी कि एक ऐसी प्रथा इसको कहा गया या ऐसा खेल कहा गया जिसकी वजह से पशुओं के साथ क्रूरता होती है। और इस पर निर्णय जो दिया गया सुप्रीम कोर्ट का वह यह आया कि सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देता है जलीकट्टू, इस वजह से इसके हम प्रतिबंध इस पर नहीं लगा सकते। साथ में यहाँ पर बात आती है राज्य ने, जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित यह जलीकट्टू खेल है जिसमें सांड को वश में करने की कोशिश की जाती है। इस खेल में यह देखा गया कि जब कहीं न कहीं अड़चन आ रही है कि नहीं हो सकता है खेल या मुश्किल आ रही है, रुकावट आ रही है, तो राज्य सरकार ने ही कानून बना दिया था पशु क्रूरता निवारण तमिलनाडु संशोधन अधिनियम 2017 और पशु क्रूरता निवारण जलीकट्टू का आयोजन नियम 2017। इस कानून के माध्यम से और इस नियम के माध्यम से राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि जानवरों के साथ, यानी कि सांड के साथ किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कानून है जिसके माध्यम से क्रूरता नहीं होने दी जा रही है। अब यहाँ पर थोड़ी सी और बात आती है जलीकट्टू की। जैसे मैंने आपको बताया कि सांड को वश में करने का एक प्रकार का प्रयास है। अब यहाँ पे बात आती है यह होता कब है जलीकट्टू? तो यह मुख्य रूप से देखा जाए तो जनवरी के दूसरे सप्ताह में पोंगल वहां पर एक फसल से संबंधित, फसल से जुड़ा हुआ त्योहार है, उस त्योहार के दौरान मनाया जाता है। और जलीकट्टू को देखें, क्योंकि इस पर बहुत तरह के प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि संगम युग में इसके बारे में जब बताया गया था उस पर सवाल आ सकता है। और एक महाकाव्य है शिल्पादिकारम, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। अब विवाद का जो कारण था वो ये था कि 2017 में जिसका जो कानून था और जो नियम बना, उसके बाद 2018 में फरवरी में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और पेटा ने तमिलनाडु सरकार पर इस 2017 के कानून पर और जो नियम पर उस पर चुनौती ला दी। और वह जब चुनौती उन्होंने दी तो उसके बाद फिर आगे मामला बढ़ा और उसके बाद यह मामला उसकी पृष्ठभूमि तक हमें देखना पड़ेगा कि पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 दिखाई देता है, जिस पर यह आरोप लगने शुरू हुए थे इस कानून के आने के बाद से ही कि यह जो पशुओं के साथ क्रूरता होती है उसको कंट्रोल करने के लिए उतना प्रभावी नहीं है। उसके बाद 2006 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जलीकट्टू पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगा भी दिया गया था। अब देखिए ये कितना पुराना है मामला कि 2006 में प्रतिबंध एक बार लग चुका था, फिर 2011 में केंद्र सरकार ने फिर क्या किया कि बहुत सारे पशु होते हैं जिनकी एक सूची थी और उस सूची में सांडों और बैलों को भी शामिल कर दिया गया कि जिनके प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। इस तरह से जलीकट्टू पर केंद्र सरकार के द्वारा भी रोक लगती है। फिर प्रयास किया जाता है 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जलीकट्टू सांडों के प्रति क्रूरता के समान है। अब देखिए किस प्रकार से वह अलग अलग स्तर पर वह प्रथा या वह खेल आयोजित नहीं हो पा रहा था। फिर अंततः 2017 का यह जो कानून आता है पशु क्रूरता निवारण तमिलनाडु संशोधन अधिनियम 2017 और पशु क्रूरता निवारण जलीकट्टू का आयोजन नियम 2017, इसके माध्यम से इस खेल को सुनिश्चित करने का प्रयास राज्य से इसे मान्यता दे दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। और इसमें जो पक्ष और विपक्ष में तर्क में जो बातें हैं वो जानना जरूरी है। वो ये है, जो पक्ष की बात यानी कि राज्य सरकार ने जो अपना पक्ष दिया उसमें दो बातें। एक तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जो पोंगल के दौरान किया जाता है, और दूसरा कि संविधान का अनुच्छेद 29(1) अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को
बचाए रखने के प्रयासों के लिए अधिकार देता है और यह मौलिक अधिकार में आता है। अब यहाँ पे जो 5 न्यायाधीश हैं उनकी संविधान पीठ ने इसके बाद फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्य विधानसभाओं द्वारा जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में संशोधन किया गया था उसे भी उचित ठहरा दिया। तो यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसका संबंध, इस तमिलनाडु के जल्लीकट्टू का संबंध देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की राज्य विधानसभाओं से भी आगे जोड़कर कैसे हम देख सकते हैं। अब एक करके हम दूसरे को देखते हैं। अगला है समलैंगिक और समलैंगिक विवाहों के लिए कानूनी मान्यता। यह मामला था सुप्रियो चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत संघ का। अब यहाँ पे देखिए जो विवाद था वह यह था कि समलैंगिक विवाह के लिए प्रयास किया जा रहा था इस पूरे केस के माध्यम से। क्या था विवाद कि समलैंगिक समुदाय की ओर से याचिकाएं दाखिल की जा रही थी जिसमें वो चाह रहे थे कि स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया या फॉरेन मैरिज एक्ट हो गया, शादी से जुड़े जो भी कानून हैं उनके प्रावधानों को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि समलैंगिक विवाह को भी अनुमति मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर कहा कि इनमें अगर कुछ बदलाव हो सके या जिस प्रकार से कानून अभी हैं वह हमें स्वीकृति नहीं देते कि हम विवाह कर सकें। यही उनकी मांग थी कुल मिला के उनके विवाह को, समलैंगिक विवाह को अनुमति प्राप्त हो जाए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। और समलैंगिकों ने यह मांग की थी कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, अब उनकी पसंद के व्यक्ति मतलब LGBTQ+, लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और पीर समुदाय को उनके मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में दिया जाए। अब यहाँ पे जो बड़ी बात आती है कि मौलिक अधिकार से ही विवाह को जोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए जो निर्णय की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने निर्णय के निष्कर्ष में साफ साफ कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के दायरे में समलैंगिक सदस्यों को शामिल करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम को ना तो अमान्य कर सकता है और ना इसमें प्रावधान जोड़ सकता है। कहने का मतलब ये था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई बदलाव स्वयं नहीं कर सकता, ना तो कुछ उसमें जोड़ सकता है ना कुछ उससे हटा सकता है। यह काम विधायिका का है, विधायिका को यह काम करना होगा, वही कानून बनाएगी इस मामले में। और जब तक कानून नहीं बनता है तब तक इस पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था, यह जो संसद और राज्य विधानसभा दोनों के पास यह अधिकार रहेगा कि वह कैसे इस पर अपना कानून बनाते हैं। अधिकार का मतलब ये उनका दायित्व है कि वह कैसे इस पर काम करेंगे। अब यहाँ पे जो बात हुई विवाह की, तो विवाह के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ तय कर दिया कि मौलिक अधिकार नहीं है, विवाह करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। जो मांग चल रही थी मौलिक अधिकार के रूप में, उसको साफ साफ मना कर दिया। अब देखिए अगला केस है हाथ से मैला ढोना। यह भी बहुत महत्वपूर्ण रहा इस बार। क्या था, हाथ से मैला ढोने वालों को, मैनुअल स्कैवेंजर्स की जो बात आती है उस पर साफ साफ कहा गया कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना ठीक रहेगा। और यह पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात क्यों आई, यह मामला क्यों आता है, तो वह इसलिए आता है क्योंकि यहां पर आप देखें तो रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण निषेध अधिनियम 1993 और मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 को लागू करने के निर्देश की मांग की गई थी। मतलब कि ये कानून वास्तविक रूप में सही तरीके से लागू हो सके, उसके लिए दिशा निर्देश दिया जा सके, इसकी मांग की गई थी। और इस मांग के माध्यम से साफ साफ कहा यही गया था, जो लक्ष्य रहेगा वो क्या रहेगा कि मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखिए जो बात आती है कि जब मामला उठता है तो निर्णय क्या आता है। 20 अक्टूबर 2023 को निर्णय आता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कुछ निर्देश जारी किए उन्होंने। अब यहाँ पे जारी तो उन्होंने कर दिए और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि यदि, यह स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कौन से अनुच्छेद यहाँ पर चर्चा में रहे हैं, और ये अनुच्छेद अगर चर्चा में रहे तो एक बार इस पे आप नजर मार लीजिए। यह एक रिकैप प्रोग्राम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने साल भर करंट अफेयर्स की पूरी पढ़ाई की होगी, लेकिन अब चूंकि आपने जो कुछ पढ़ा है उसका आप रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं, यह याद दिलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो रिकैप प्रोग्राम के माध्यम से एक एक करके महत्वपूर्ण खबरों पर इसीलिए हम आपको नजर दिखा रहे हैं। आप एक बार इस पर नजर मार लीजिए, उसके बाद जितनी भी आवश्यकता है उसे कवर करिए। ये सारी जानकारी आपको दृष्टि IAS के वेबसाइट पर, दृष्टि IAS के यूट्यूब चैनल पर भी विस्तार से मिल जाएगी। तो उस पर आप संकोच मत करिएगा कि कोई चीज आपकी छूट जाएगी। हमारी जिम्मेदारी जो है वो हम निभाएंगे, अपनी जिम्मेदारी आपको निभानी होगी। अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 15, 2, 17, 23 और 24
इस तरह के जो प्रावधान है, यहां पर बात कही गई है कि इस तरह के प्रावधानों को समाज के सभी वर्गों को लागू करना, यानी सभी वर्गों के लिए लागू करना हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तो इस पर ध्यान देना होगा। अब देखिए, नोटबंदी पर निर्णय पर भी यह अभी एक बड़ा फैसला था इस साल का, क्योंकि 2016 का मामला था और एक ऐसा मामला था जिसने भारत को नहीं पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि इतना बड़ा देश क्या सच में नोटबंदी से अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ाकर ले जा पाएगा, और ऐसा होते हुए दिखा भी। फिलहाल के लिए देखिए, केस का नाम विवेक नारायण बनाम भारत संघ और अन्य। अब यहाँ पे देखिए विवाद क्या था। 8 नवंबर 2016, आपको याद होगा कि सरकार ने घोषणा की कि उच्च मूल्य वर्ग के 500 रुपए एवं 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, अर्थात सीमित अवधि में यह एक तरह से देखा जाए तो कागज के टुकड़ों में तब्दील हो जाएंगे, इनकी वैधता समाप्त हो जाएगी। एक खास समय दिया गया कि इतने समय के अंदर अंदर यह वैध मुद्रा की बात जब आती है तो इस पर जो इस मुद्रा को चलन से बाहर करने का सरकार का निर्णय था, जो अचानक से आया, इसी पर पूरा का पूरा विवाद था कि इस तरह से अचानक से आपने निर्णय निकाला 8 तारीख को कि कुछ दिनों के अंदर ये मुद्रा नहीं चलेगी। अब देखिए, मामला जब आगे पहुंचता है तो इस निर्णय को लेकर के जो निर्णय आया 8 नवंबर 2016 के लिए, यानी कि सरकार ने उस वक्त जो निर्णय लिया था, उस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यह जो अधिसूचना जारी की गई थी 8 नवंबर की, वह बिल्कुल वैध है। अब यहाँ पे देखिए, उसके लिए कुछ कारण भी बताए। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26(2) के तहत जारी 8 नवंबर की अधिसूचना के बारे में 6 महीने पहले आरबीआई और केंद्र ने एक दूसरे के साथ परामर्श किया था। मतलब कि यह निर्णय अचानक से तो लाया गया, लेकिन इस पर परामर्श हो चुका था। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि इस तरह के जो कदम होते हैं उन्हें गोपनीयता और तेजी के साथ लाया जाता है। तो अगर यह इस तरह से किया गया है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बात होती है कि ऐसा किया क्यों गया, क्योंकि अगर आप अच्छे वो यही थे कि जाली मुद्रा, काला धन और आतंक के वित्त पोषण पर रोक लगाई जा सके। और अगर लीक नहीं होगी और सीधे निर्णय आएगा तो उसका असर दिखेगा। ये सारे जो सरकार की तरफ से अपना पक्ष सुनाया गया था, उस आधार पर निर्णय दिखाई देता है। अब चलिए हम देखते हैं अगला, 26 सप्ताह की गर्भवती महिला की गर्भपात संबंधी याचिका। यह मामला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। केस का नाम है एक्स बनाम भारत संघ और अन्य। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि मामला क्या है। देखिए, गर्भपात कराने की जो एक कहें तो कानूनी अधिकार मौजूद है लोगों के पास में, लेकिन उसमें अलग अलग शर्तें हैं, और वो शर्तें इसलिए हैं जिससे कि कोई ऐसा अपराध के रूप में गर्भपात ना करा रहा हो, या तो लिंग की वजह से गर्भपात ना करा रहा हो, और बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से गर्भपात लोग करा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें कराना या तो एक तरह से कहें कि सरकार की तरफ से ठीक माना जाता है, तो उसके लिए कानून बना है, और वो कानून एक सीमा देता है। सीमा यह देता है जो अभी 2021 के दौरान एमटीपी एक्ट मतलब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम जो 1971 था, उसके बाद 2021 का जो संशोधन आता है, उसके माध्यम से तय हुआ था कि अधिकतम 24 सप्ताह की सीमा निर्धारित की गई थी गर्भपात करा सकने की। लेकिन उसके बहुत सारी शर्तें थी कि यह कब होगा, जैसे कि किसी के साथ बलात्कार की स्थिति होती है, दुराचार की स्थिति होती है, या कुछ और महत्वपूर्ण ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से यह एक सीमित किया गया था कि इन कंडीशन पर ही 24 सप्ताह तक में गर्भपात कराया जा सकता है, और कि सही आवश्यकता के अनुसार ही गर्भपात कराया जा सके। लेकिन यहाँ तक जाने की वजह से इस पर फैसला भी बहुत जल्दी आया था, क्योंकि मामला ही कुछ इसी प्रकार का था। क्योंकि एक महिला थी, उन्होंने बताया कि जब वे गर्भवती हुई तो उन्हें समय से पता नहीं चला। दूसरी बात फिर यह जानकारी आई कि उन्हें बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है। उनके द्वारा जो भी पक्ष में तर्क दिए गए अपनी तरफ से, उसके बाद आगे चल के उन्होंने जो एमटीपी एक्ट है उसका भी सहारा लिया, और उसमें बताया कि अगर कोई बोर्ड बैठाया जाए और उस बोर्ड के माध्यम से कोशिश हो कि एक सही निर्णय, वो जो सलाह दें, उस पर आगे बढ़ा जा सके। तो राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की एक बात आती है। राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड ये पहले से मौजूद था, यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या मामला आता है, निर्णय अंतिम रूप से क्या मामला आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इंकार कर दिया कि 26वें सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति वे नहीं दे सकता है, उन्हें ऐसा नहीं लगता है। इसके आधार पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है
इस एक्ट के बारे में जानना आपके लिए, क्योंकि इस पर कुछ समय पहले संशोधन भी हुआ था, कुछ साल पहले, तो इस पे देखना जरूरी हो जाता है। अब देखिए ECI नियुक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। अब यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम जान सकें जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और जो चुनाव आयुक्त है उनके बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप देखिए 3 है, जिसमें से एक मुख्य है। अब उनकी नियुक्ति का मामला था अनूप वर्णवाल बनाम भारत संघ का। 2015 में अनूप वर्णवाल द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि जो चुनाव आयोग के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की प्रथा की संवैधानिक जो वैधता है उस पर उन्होंने चुनौती दी थी। अब यहाँ पर जो नियुक्ति हो रही थी अभी के लिए, इस निर्णय के आने के पहले तक, वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसी जानकारी दी गई थी, किस तरह से दिया जाएगा वह तय हुआ। अब इस पर आगे चल के फिर बाद में उस पर भी जिक्र करेंगे कि फिर संसद ने इस पर क्या जो ECI है। फिलहाल के लिए हम फैसले पर आ जाते हैं। तो फैसले में यहाँ पे कौन सी बातें आई हैं कि जो पीठ था उसने कहा कि अनुच्छेद 324 की बारीकी को यहाँ पर समझना होगा, उसके आधार पर ही तय होगा मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वह किस प्रकार से, उसकी जो एक प्रक्रिया है वह कितनी ठीक है कितनी ठीक नहीं है, उसको हटाने की प्रक्रिया की बात की जाए। अब यहाँ पे निर्णय क्या रहा, उसने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति फिलहाल के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त को हटाए जाने की प्रक्रिया समान होनी चाहिए अथवा नहीं के सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह समान नहीं हो सकती, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा विशेष होता है और उसके बिना अनुच्छेद 324 की सक्रियता काफी प्रभावित हो सकती है। और जो नया कानून आया है उस कानून के माध्यम से भी यह बात देखने को मिलती है। जब आप उसके बारे में देखेंगे उस एपिसोड में तो आपको पता चलेगा कि वहां पर स्पष्ट किया गया है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी जो नियुक्ति हो रही है वहां पर ध्यान दिया गया है कि उसकी नियुक्ति के बाद उसको हटाने की प्रक्रिया भी उस प्रकार से है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया के माध्यम से उसको हटाया जाता है। और दूसरी तरफ देखें जो मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा बाकी के 2 चुनाव आयुक्त हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर भी हटाया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। यही तरीका अभी अब विस्तार से आप जानेंगे जब इसका रिकैप देखेंगे नए कानूनों का 2023 के। फिलहाल के लिए अगला देखते हैं प्रशासनिक सेवाएं तथा केंद्र बनाम दिल्ली सरकार। मामला क्या था? मामला था दिल्ली सरकार बनाम एनर्जी का और LG का। और यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही को नियंत्रित करने का पूरा मामला था। जो निर्णय था उसको समझना होगा। निर्णय को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा कि LG और दिल्ली सरकार का विवाद काफी समय से अधिकारों को लेकर रहा है कि किस मामले में किसका अधिकार रहा है। कहीं पर हमेशा से उपराज्यपाल के द्वारा LG के द्वारा यह जताया गया कि इस मामले में वह निर्णय लेगा। फिर यहाँ पर दूसरी तरफ से दिल्ली सरकार के द्वारा कई बार ये न्याय में जा चुके हैं, न्याय के लिए जा चुके हैं न्यायालय में और इनके लिए निर्णय भी आते रहे हैं। लेकिन उन निर्णयों के बाद फिर यह भी देखा गया है कि नए कानून बना दिए गए, जैसे विधायिका में उनके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी कभी वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन ना हो, तो इस पर भी ऐसा हुआ। इस मामले में सरकार के मामले में फैसला आया। इस फैसले के बाद फिर एक कानून आ गया। उस कानून के बारे में हम छोटा सा जिक्र करेंगे। फिलहाल के देखिए जो मामला था राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही को नियंत्रित करने वाले मुद्दे पर, जो नौकरशाह थे उनको नियंत्रित करने के लिए मामला गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया गया। अब फैसले में देखिए मुख्य बात, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ थी। उसने माना कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT की विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन में विधायिका का नौकरशाहों पर नियंत्रण रहेगा। कुल मिला के विधायिका का नौकरशाहों पर नियंत्रण रहेगा। केंद्र सरकार नौकरशाहों पर नियंत्रण रख पाएगी। यहां पर फैसला दिल्ली सरकार के पास जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन फिर आगे देखिए, फिर और जो बातें स्पष्ट की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें यह भी बताया गया विधायी और कार्यकारी शक्ति सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित सेवाओं तक विस्तारित नहीं होगी। अब यहाँ पर कुल मिला के सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित सेवाओं के लिए इन मामलों में शक्ति दिल्ली सरकार की विधायिका के पास नहीं रहेगी और कार्यकारी शक्ति नहीं रहेगी, स्पष्ट कर दी गई। अब यहाँ पे देखिए आगे की बात, जब यह फैसला आ गया उसके बाद एक कानून भी आ गया
पहले तो अध्यादेश आया, फिर कानून आया, और वह कानून था राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 के माध्यम से, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण तो उपराज्यपाल लेगा। तो फैसला गया था दिल्ली सरकार के पास, फिर उसके बाद नया कानून बनता है और उस कानून के माध्यम से उपराज्यपाल के पास यह शक्ति वापस से आ जाती है। अब देखते हैं हम आगे, अनुच्छेद 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। यह फैसला भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक है। 2019 से एक ऐसी कड़ी के रूप में देखा जाता रहा है जो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देता रहा है, और बिल्कुल वह एक लिखित बात नहीं है, वह भारत के लोगों में, भारत के नागरिकों में एक मानने वाली बात भी रही है कि कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है। अब यहां पर बात आती है 2019 को क्या हुआ। 2019 को अनुच्छेद 370 के वे प्रावधान जो कुछ विशेष स्टेटस देते थे, स्पेशल स्टेटस दे रहे थे जम्मू कश्मीर को, उन प्रावधानों को रद्द कर दिया गया था। उन प्रावधानों को जो रद्द कर दिया गया था उस पर, यानी कि निरस्त कर दिया गया था, उस पर चुनौती दी गई थी, और उस चुनौती पर फिर जो पूरा का पूरा मामला रहा कि 370 का हटाया जाना असंवैधानिक है, इस पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 370 के प्रावधानों को निरस्त करना असंवैधानिक नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है, और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। चलिए थोड़े से 2-3 पॉइंट में समझ जाते हैं। अनुच्छेद 370(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 1, यहां जम्मू कश्मीर को भाग 3 राज्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, को बिना किसी संशोधन के लागू करता है। यानी कि अब ये ब्रैकेट वाली चीज छोड़िए, तो अनुच्छेद 370(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 को बिना किसी संशोधन के लागू करता है। यानी कि जम्मू कश्मीर में यहां पर हम देखें तो अनुच्छेद 1 लागू होता है, और अनुच्छेद 1 अगर लागू होता है तो जम्मू कश्मीर को भाग 3 राज्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर का अपना एक संविधान है, उसकी धारा 3 में क्या बात कही गई है। धारा 3 में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा। और इसी में एक जगह और कही गई है बात, वो बात यह कही गई है कि इसमें इस धारा 3 में संशोधन नहीं हो सकता है। धारा 3 में अगर संशोधन नहीं हो सकता है, और धारा 3 अगर यह कहती है कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा, इस आधार को हम एक बहुत मूल आधार मान सकते हैं। इसी वजह से निरस्त करना बहुत ही आसान हो गया, इसे असंवैधानिक ना मानने के पीछे आसान हो गया। अब देखिए इच्छा मृत्यु का मामला, इच्छा मृत्यु का मामला भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था जिसमें उसने कहा था कि इच्छा मृत्यु अपने आप में जायज हो सकती है और कुछ उसमें शर्तें थी। अब यहां पे देखिए जो मुख्य बात थी, जीने के अधिकार का ही एक पहलू है इच्छा मृत्यु, यानी कि कोई अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त करना चाहता है, यह दरअसल जीने के अधिकार का ही एक पहलू है। लेकिन किस वजह से यह महत्वपूर्ण है, तो यहां पर जो बात आई थी उस वक्त 2018 का फैसला आया था, वहां पर इच्छा मृत्यु के लिए बहुत जटिल प्रक्रिया थी। मतलब कि कोई वास्तविकता में सच में इच्छा मृत्यु के लिए आवश्यकता जरूरी दिखाई देती है, जरूरत लगती है, उस स्थिति में क्या होगा कि इच्छा मृत्यु स्वीकृत हो पाएगी, लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत जटिल थी। और फिर देखा गया कि जब से यह निर्णय आया कि कोई मामला ही नहीं आया इच्छा मृत्यु का, तो फिर उस पर एक निर्णय आता है, उसको थोड़ा आसान बनाया गया। जब इस पर PIL डाली गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने माना किसी व्यक्ति के लिए वैध वसीयत बनाने हेतु तो नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन पर्याप्त माना जाएगा। पहले क्या था, DM के द्वारा सत्यापित करना पड़ता था, फिर यह हुआ कि नोटरी या राजपत्रित अधिकारी गजेटेड ऑफिसर अगर है वह सत्यापित करता है उतना पर्याप्त होगा। फिर उसके बाद जो यह डेटा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा होगा, जिसे देश के किसी भी भाग में अस्पतालों और डॉक्टरों द्वारा किया जा सकता है। मतलब कि यहां पर डेटा पहुंचाने का काम आसान हो गया और यहां पर पारदर्शिता भी दिखाई देती है। फिर दूसरी तरफ यह दिखता है वहां पर एक फसल से संबंधित, फसल से जुड़ा हुआ त्योहार है, उस त्योहार के दौरान मनाया जाता है। और जल्लीकट्टू को देखिए, अनुच्छेद 370 के वे प्रावधान जो कुछ विशेष मृत्यु का, तो फिर उस पर एक निर्णय आता है, उसको थोड़ा आसान बनाया गया। जब इस पर PIL डाली गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने माना किसी व्यक्ति के लिए वैध वसीयत बनाने हेतु तो नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन पर्याप्त माना जाएगा। पहले क्या था, DM के द्वारा सत्यापित करना पड़ता था,
फिर यह हुआ कि नोटरी या राजपत्रित अधिकारी गजेटेड ऑफिसर अगर है वह सत्यापित करता है उतना पर्याप्त होगा। फिर उसके बाद जो यह डेटा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा होगा, जिसे देश के किसी भी भाग में अस्पतालों और डॉक्टरों द्वारा किया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर डेटा पहुंचाने का काम आसान हो गया और यहाँ पर पारदर्शिता भी दिखाई देती है। फिर दूसरी तरफ यह दिखता है कि अगर इस निर्णय में यह साफ साफ कहा गया कि मान लीजिए किसी ने अपनी वैध वसीयत बनवा ली और यहाँ पर उसने सत्यापन भी करवा लिया और उसके बाद मामला आता है कि उसके लिए जो हॉस्पिटल है वह कहता है कि वह चिकित्सा उपचार वापस लेने से इनकार कर रहा है, मतलब वो कह रहा है कि वह चिकित्सा और करना चाहता है। जो रोगी है उसके परिवार के सदस्य न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इच्छा मृत्यु का अधिकार किन्हें है। उन लोगों को मिलेगा, एक तरह से देखा जाए इच्छा मृत्यु के लिए वे आगे चल के अप्लाई कर सकेंगे। ऐसे लोग जो कि जीवित रहने जिनके लिए मुश्किल हो रहा है, जिनके लिए जीवन एक एक सांस लेना, जिसमें यह समझ में आया कि इन्हें उपचार के द्वारा बचाया नहीं जा सकता है और एक एक सेकंड इनका जीना दोहर होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में, विशेष स्थितियों में ऐसा हो सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया को फॉलो करना ही होगा। अब देखिए एक बड़ा मामला है सीबीआई और ईडी निदेशकों के कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने वाला। यह मामला भी इस साल महत्वपूर्ण रहा क्योंकि सीबीआई और ईडी हमेशा चर्चा में बने रहे। अब सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर हैं उसके कार्यकाल के विस्तार को चुनौती दी गई थी और केस का नाम था डॉक्टर जे आर ठाकुर बनाम भारत संघ। अब यहाँ पे विवाद देखिए क्या था। नवंबर 2021 में राष्ट्रपति ने 2 अध्यादेश पारित किए और इस अध्यादेश में क्या बात थी कि संघ को सार्वजनिक हित में केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि सीबीआई और ईडी के जो निदेशक हैं उसके कार्यकाल को बढ़ाने की शक्ति रहेगी। और कार्यकाल को कितना बढ़ाया जा सकता है? कार्यकाल को 2 तो निर्धारित था, उसके बाद 1+1+1 करके अधिकतम 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो कमेटी होगी, जो समिति होगी, वह भी ध्यान रखना होगा कि उस समिति के द्वारा यह साफ साफ रिकमेंडेशन दिया जाए कि यह जो कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है किसी का, उसके पीछे एक कहा जाए तो जनहित जुड़ा हुआ है। अगर सार्वजनिक हित उस पर जुड़ा हुआ है तब ही वह आगे बढ़ाना ठीक होगा, सही होगा, जायज होगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस बार अपने निर्णय में साफ साफ कर दिया है और उन्होंने यह वह कह दिया है कि यह जो अध्यादेश पारित हुआ उसके बाद यह जो चीजें सामने आई कि 5 साल तक का कार्यकाल कर दिया गया है, इस पर मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत नहीं बताया है, लेकिन होगी उसकी सिफारिश क्लियर होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए कि किस सार्वजनिक हित के लिए ऐसा किया गया है और जरूरत पड़ने पर उसे बढ़ाया जा सकता है। 2+1+1 अधिकतम 5 तक किया जा सकता है। लेकिन जो संजय कुमार मिश्र थे, ईडी के निदेशक थे, इनका 2 बार कार्यकाल 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा चुका था और इस बार जो कार्यकाल बढ़ा था इस पर रोक लगा दी थी कि अब इनका कार्यकाल आगे नहीं रहेगा। तो इनको एक सीमा दी गई थी कि इसके बाद ईडी का नया निदेशक होगा उसे नियुक्त कर दिया जाए, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अब चलिए देखते हैं आगे का निर्णय। तो हमने देख लिया था दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही बढ़ाया जाएगा, यानी कि सार्वजनिक हित लोकहित के मामलों में ही बढ़ाया जाएगा। और साफ साफ संजय मिश्रा नहीं है, यहाँ पर संजय कुमार मिश्रा है और उनके लिए साफ साफ कह दिया गया कि अब कोई कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। अब देखते हैं हमारा अगला, सुप्रीम कोर्ट को सीधे तलाक देने की शक्ति। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। यहाँ पे 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने साफ साफ कह दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि मान लीजिए कोई ऐसा विवाह है जो एक तरह से मर चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी दोनों तरफ से किसी को भी कोई भावना नहीं है एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 है, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 है, जो भी प्रक्रिया है तलाक की, डिवोर्स की जो भी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से बाहर आकर, क्योंकि यहाँ पर इन कानूनों में तलाक की जो प्रक्रिया है उसमें एक बड़ा जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें तलाक लेने के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोष सिद्धांत, यानी कि विवाह के दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को दोष साबित करना होगा दूसरे पक्ष के लिए। इस प्रक्रिया को इन कानूनों की वजह से पालन करना आवश्यक लगता था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अगर किसी मामले में यह लगता है कि यह विवाह पूरी तरह से मृत है और इसे दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता है किसी भी हाल में, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का सहारा लेगी। और अनुच्छेद 142 का मतलब हो गया कि अपने विवेक का सहारा लेते हुए अपने विवेक के आधार पर तलाक दे सकेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट सीधे तलाक देने की शक्ति अपने पास रखता हुआ दिखाई देता है। जितना कुछ हमने देखा अभी तक में वह मुख्य रूप से साल भर की कुछ महत्वपूर्ण ऐसी खबरें थी जो कि जजमेंट से जुड़ी हुई थी। ये महत्वपूर्ण जजमेंट थे, जजमेंट और भी हैं, बहुत सारे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, साल भर आपने पढ़ाई की होगी। लेकिन इस रिकैप प्रोग्राम में हम जल्दी से प्रमुख खबरों को जान जाएं, देख लें नए साल में आने के पहले, और उसे अच्छे से और रिवाइज कर लें इस उम्मीद के साथ कि आपकी परीक्षा की तैयारी और बेहतर हो सके, आप उसे और धार दे सकें। इस उम्मीद के साथ हम यह प्रोग्राम लेकर आए हैं। अब देखिए अगला एपिसोड इस पर जो आने वाला है, साल 2023 का विज्ञान और तकनीकी अपडेट कि बीते एक साल में जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी का अपडेट हुआ है वह क्या रहा है, उसे आप देख सकें और जल्दी से जल्दी उसका क्विक रिवीजन करके 2024 में अपने कदम रख सकें। तो कल मिलते हैं 9 बजे साइंस और टेक के अपडेट के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और धन्यवाद।